जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका वो कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो या एसएससी का, या फिर चाहे आपका वो आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी एग्जाम हो 2024 के अंदर, तो सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस कई वर्षों से बार बार सभी एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी साथी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी साथी वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो साथियों, जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो ये किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो साथियों, जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो ये होते हैं दैनिक गति के कारण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो वो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है इसके अंदर बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र ग्रह। तो साथियों, जो सबसे बड़ा ग्रह है तो वो है बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो सबसे बड़ा ग्रह है तो वो बृहस्पति ग्रह है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए इसके अंदर, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपचून। तो साथियों, जो सबसे छोटा ग्रह है तो वो कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति ग्रह। तो अब पूछ लिया आपसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। तो साथियों, दोनों को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है तो ये किस महासागर में बनती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों, जो अगुलहास धारा है तो ये किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो अगुलहास धारा है तो ये हिंद महासागर के अंदर बनती है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोड। तो साथियों, वो किसका बना होता है? तो बताइए, जो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग है क्रोड, तो वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन देखिए, तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो साथियों, जो पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग होता है, जो क्रोड होता है, तो वो क्रोड किसका बना होता है? तो वो बनाता है लोहा और निकेल का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो पृथ्वी का भीतर वाला भाग है क्रोड, तो वो लोहा और निकेल से बना होता है। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? साथियों, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मैगजीन के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो साथियों, ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो मैगजीन में भारत का तो दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किस देश का है? तो वो है रूसी संघ, यानी कि रूस देश का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत का मैगजीन उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत का है दूसरा स्थान और पहला स्थान किसका है? रूस का। तो साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना इसको। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों, सबसे ज्यादा कोयला है तो किस देश में निकलता है, यानी कि पहले नंबर पर कौन सा देश है जो कोयले का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश कोयले उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगर दूसरा स्थान पूछ लिया जाए कि कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान किस देश का है, तो साथियों दूसरा जो स्थान है तो वो है चीन देश का। कौन से देश का है? चीन देश का। और भारत का अगर पूछ लिया जाए कि भारत का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो साथियों भारत का है वो है भारत का तीसरा स्थान। तो कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान।
पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है कोयला उत्पादन में भारत देश का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ये तीनों याद रखने आपको, पहला स्थान और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान किसका है कोयला उत्पादन के अंदर। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोमा। तो साथियों जो जापान का मैनचेस्टर है तो वो ओसाका को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगर भारत का पूछ ले, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है जो, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए इसके अंदर, ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र चैटर्जी। तो साथियों इसकी जो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है तो इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब और कहाँ की? तो साथियों इसकी स्थापना की थी कहाँ पर? पुणे के अंदर। पुणे के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1880 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1880 ईस्वी में पुणे के अंदर की गई थी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल है तो वो कौन था? तो ऑप्शन देखिए इसके अंदर, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मैथाई, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो 1857 का जो गदर हुआ था, जो क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। तो अभी चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो जो भारत भारतीयों के लिए कि नारा दिया गया था तो ये किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एसाकी संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था तो ये दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। जो आर्य समाज की संस्था थी तो उसके द्वारा ये नारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं तो इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो साथियों जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं तो इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी इनके बीच से बहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है तो ये किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है तो ये किया गया था सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है तो ये सेबी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? जो कुंडापुर और करवार कच्छ है ये वनस्पति स्थान है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो जो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान है तो ये है कर्नाटक राज्य के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है तो ये किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और दामोदर नदी पर जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है
तो ये कब बनाई गई थी? तो साथियों ये 1948 में ये बनाई गई थी। कब? 1948 में। तो आपको ये भी याद रखना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत के अंदर जो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित है तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो भारत के अंदर जो प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित है तो वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो तारापुर परमाणु संयंत्र है तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको 1969 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में, यानी कि 1969 में इसको स्थापित किया गया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो जो यूनाइटेड किंगडम है तो इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए और सी। तो साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, जो यूनाइटेड किंगडम है तो इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो यूनाइटेड किंगडम है तो इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो ए ऑप्शन और ऑप्शन सी है तो दोनों ही इसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ऑप्शन देखिए, सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो साथियों जो आगरा शहर है तो ये सिकंदर लोधी ने इसको बसाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक के जो निचले भाग में जो उत्कीर्णित शब्द है जो सत्यमेव जयते, तो वो किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। तो जो सत्यमेव जयते हैं तो ये लिए गए किससे? मुद्गोपनिषद से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो जो अशोक के शिलालेख है तो इनकी लिपि क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स। तो साथियों जो अशोक के शिलालेख है तो इनकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सभी साथी इसको नोट कर लेना। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी नोट कर लेना। जो बिहू है तो ये किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए असम, तो ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो जो बिहू है तो ये असम का लोकप्रिय त्योहार है, यानी कि उत्सव है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो बिहू है तो ये असम का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, तो बहुत ही धूमधाम से वहां पर इसको मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लेना। तो सभी साथी एक बार भाई वीडियो को लाइक और कर दो जल्दी से, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी के अंदर, कहाँ पर? कन्याकुमारी शहर है जो, वहां पर रॉक मेमोरियल बनाया गया ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और ये कब बनाया गया? वहां पर 1970 में इसकी स्थापना की गई। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 1970 में वहां पर इसको बनाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी नोट कर लेना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता है तो उसका उल्लेख है जो सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता के रूप में जो उल्लेख किया गया था तो वो किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो ऑप्शन इसके अंदर नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है तो इसका जो आयोजन किया गया था सबसे पहले तो वो किया गया था लंदन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और जो इसको आयोजित किया गया था तो इसको कब से कब तक किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, जो इसका आयोजन किया गया था ये कब से कब तक किया गया था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बताइए जो देश का लौह पुरुष है तो वो किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर सभी आंसर देना इसको कि देश का जो लौह पुरुष है ये किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक है। तो जो देश का लौह पुरुष है तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार पटेल को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो वल्लभ भाई सरदार पटेल है तो उसको देश का लौह पुरुष कहा जाता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर है वो किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो साथियों जो महात्मा गांधी है तो इसको अधनंगा फकीर कहा था किसने? चर्चिल ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था किसने? चर्चिल ने। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित थे लियो टोल्स्टॉय से। तो लियो टोल्स्टॉय है जो इससे महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो लियो टोल्स्टॉय है तो ये कौन थे? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। कहाँ से? रूस देश से थे। रूस से इसका संबंध था और एक बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना इसको। तो लियो टोल्स्टॉय है जो कौन थे? ये रूस देश से थे और ये एक लेखक थे और महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1889। तो जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये पोरबंदर के अंदर। पोरबंदर में ये हुआ था। पोरबंदर के अंदर, गुजरात के अंदर ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये 4 नदी दी गई है तो इनमें से कौन सी नदी है आपको बतानी कि सहायक नदी नहीं है किसकी? गंगा की। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो सुवर्ण रेखा है तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों नदी है जो गंगा की ये सहायक नदी है। तो साथी ये थे आज के हमारे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।